गुड मॉर्निंग। VSR एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं वेद प्रकाश राठौर। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के चतुर्थ अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय की द्वितीय वीडियो है। इससे पूर्व वीडियो में हमने भारत में खाद्य सुरक्षा के सामान्य परिचय के बारे में जाना, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है और खाद्य असुरक्षित कौन है तथा रामू की कहानी के बारे में जाना। खाद्य असुरक्षित समूह कौन है, इसका आंशिक रूप हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित समूहों में देखिए, सामाजिक दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के जो वर्ग जो लोग हैं वो खाद्य असुरक्षित होते हैं, क्योंकि वो संपत्तिहीन होते हैं, भूमिहीन होते हैं और उनके कार्य अनियमित होते हैं। साथ ही बुजुर्ग वर्ग हो सकता है, जिनके घरों में अन्य लोग कमाने वाले नहीं हैं, असुरक्षित बुजुर्ग वर्ग हो सकता है। कम उम्र के बच्चे हो सकते हैं, गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पे जो चर्चा पिछली वीडियो में की गई है कि केवल पेट भरने तक की खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती, बल्कि उचित कैलोरी के अनुसार जो भोजन किया जाता है तभी हम खाद्य सुरक्षित कहेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने एक कहानी के माध्यम से, रामू की कहानी के माध्यम से समझा था। आज हम और एक कहानी के माध्यम से, अहमद की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अहमद बेंगलोर में एक रिक्शा चालक है। वह अपने 3 भाइयों और दो बहनों तथा बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है। झुमरी तलैया से आया है तथा झुग्गी झोपड़ी में रहता है। जो अहमद के कार्य की प्रकृति है वो अनियमित है, यानी किसी दिन बहुत अच्छा उसको काम मिल जाता है, अच्छी उसकी आय हो जाती है, तो उस दिन दैनिक वस्तुओं के, उपभोग की वस्तुओं को खरीदने के पश्चात भी उसके बाद कुछ पैसे बच जाते हैं। लेकिन किसी दिन उसके पास इतनी आय भी नहीं होती कि वो दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी खरीद पाए। प्रिय छात्र छात्राओं, सरकार ने अहमद के लिए एक कार्ड अलाउ कर रखा है, गरीबी रेखा का कार्ड अलाउ कर रखा है, जिसमें उसको काफ़ी न्यून यानी कम मूल्य पर गेहूँ, चावल, मिट्टी तेल इत्यादि, चीनी इत्यादि उसको मिल जाती है। इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब कल्पना कीजिए, यदि अहमद बीमार हो जाता है तो वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और तो उस स्थिति में अहमद का परिवार भूखमरी या भूख से पीड़ित होने के स्थिति में आ सकता है। तो ये वर्ग भी असुरक्षित है। जैसे रामू की कहानी में हमने देखा, रामू का परिवार खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है, ऐसी अहमद का परिवार खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित माना जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, स्वतंत्रता के बाद अब हम देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद हमने कैसे कैसे प्रगति की है इस क्षेत्र में। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना से ही हमारे यहाँ पर इस बात पर काफ़ी बल दिया गया हमारी सरकारों द्वारा कि भारत जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। 1970 के दशक में, यानी कि 60 और 70, 1960 से लेकर 70 तक हरित क्रांति का बड़ा बोलबाला रहा। हरित क्रांति ने उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। हरित क्रांति पे पूर्व वीडियो में भी हमने एक चर्चा की थी। हरित क्रांति से उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ गया, विशेषकर गेहूं और चावल का। प्रिय छात्र छात्राओं, लेकिन ये जो हरित क्रांति थी, ये पूरे देश में इसका जो विकास हुआ वो एक जैसा नहीं हुआ। कुछ राज्यों में इसने बहुत अच्छी उन्नति की और भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, यानी अप्रत्याशित वृद्धि हुई, क्योंकि ज़मीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता था। अब है भारत में खाद्य सुरक्षा। जैसा कि 70 के दशक में जो हमारे हरित क्रांति
आई तो विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। पहले क्या होता था, सारी फसल किस पे, वर्षा पर निर्भर होती थी। यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल खराब हो जाने वाली हुई, वर्षा अधिक हो गई तो फसल खराब हो जाने वाली हुई। तो इस तरह से बड़ा ही संकट की स्थिति उत्पन्न होती थी। विशेषकर जब बारिश नहीं होती थी तो फसल नष्ट ही हो जाती थी, क्योंकि पानी के अभाव में फसलें दम तोड़ देती थी। लेकिन हरित क्रांति के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारे भारत देश में कृत्रिम पानी की व्यवस्था की गई, यानी कि बोरिंग किए गए, ट्यूबवेल या बोरिंग लगाए गए, नहरें, डाम बनाए गए। इनसे बहुउद्देशीय जो हमारी परियोजनाएं हैं, डाम परियोजना जो होती हैं, नदियों पे डाम बनाए जाते हैं, उनसे कृषि क्षेत्र में भी बहुत सहायता मिली, बहुत बड़ा उत्पादन शुरू हुआ। प्रिय छात्र छात्राओं, देश भर में उपजाई जाने विविध फसलों के कारण भारत पिछले 50 वर्षों से, यानी 1970 से और अब 2021 चल रही है, आज तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रिय छात्र छात्राओं, अब फसल हमने उत्पादन कर लिया, हमारे पास जितनी आबादी है उसको खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन है। लेकिन अभी हमने शुरुआत में ही इस बात को जाना था कि पहुंच जरूरी है, उपलब्धता जरूरी है। अब हमने फसल का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन अगर उसका रखरखाव ठीक नहीं होगा, उसका भंडारण ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद उस फसल को उचित क्या कहते हैं, खराब हो सकती है, कई एक कारण से वो नष्ट हो सकती है। तो उसके लिए भी हमारी सरकारों ने क्या करा, बफर स्टॉक का निर्माण करा। उन्होंने देश में, पूरे देश में, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अनाज ज़्यादा उगाया जाता है, उड़ीसा में कम होता है, तो उड़ीसा के लोगों तक भी अनाज वो पहुँचे, उत्तर प्रदेश का अनाज या पंजाब का अनाज पहुँचे। उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की। उसके दो भाग हैं, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी हम बफर स्टॉक की बात करेंगे। बफर स्टॉक के अंतर्गत क्या होता है, सरकार एक न्यूनतम समर्पित मूल्य घोषित करती है और इसने अपना एक संस्थान खोला है, भारतीय खाद्य निगम, FCI इसे इंग्लिश में कहते हैं, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और सरकार क्या करती है, एक न्यूनतम समर्पित मूल्य घोषित करती है कि भाई इतने मूल्य पर हम आपसे, किसानों से अनाज क्या करेंगे, खरीदेंगे, और उस मूल्य पर वे गेहूं और धान की खरीदारी करते हैं। उसको अपने पास स्टॉक जो बना रखें भारतीय खाद्य निगम ने, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद निर्गम कीमत, यानी कि निर्गम कीमत, जिस कीमत पर जो सरकार निर्धारित करती है, जैसे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किया गया है। किसी को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, किसी को 8 रुपये किलो गेहूँ, 9 रुपये किलो चावल या 12 रुपये किलो चावल, ये निर्धारित किया गया है। इसके जो दिया जाता है वहाँ से, जो FCI से, तो उसको निर्गम मूल्य कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। अब वो कहीं पर पूरे देश में जहाँ खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, उसके लिए वहाँ पहुँचाया जाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किया गया, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इससे आपने देखा होगा कि गांव-गांव में एक कंट्रोल की दुकान होती है, जिसको हम कोटा की दुकान कहते हैं। कोटे से हम कहाँ से लाए हैं, कोटा से चावल लेके आ रहे हैं या कंट्रोल की दुकान से लेके आ रहे हैं, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि भारत सरकार की जो व्यवस्था है, उसके तहत वहाँ पर राशन की व्यवस्था की जाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पहुँच सके। सामर्थ्य का मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य हो और उपलब्धता वहाँ बना दी जाती है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अध्याय का यहीं तक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बताई गई कोई भी विषय वस्तु पर यदि आपको समझने में कोई कठिनाई होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को बार बार देखें और पूरा समझने का प्रयास करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें जो वीडियो लोड हो चुकी हैं अथवा कोई वीडियो लोड होगी तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और साथ ही इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको ये पता लगता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार की जा रही हैं तो उससे बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अपने साथियों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। सदैव अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। जय हिंद।